बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें जो मैं आपको कंसेप्ट दूंगा वो ना सिर्फ आपके फेडरल बोर्ड के अंदर बल्कि ये एंटी टेस्ट के डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी के आप एंटी टेस्ट देंगे उधर भी ये कंसेप्ट बड़ा काम आएगा। तो आए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। A geometric series having infinite number of terms is called infinite geometric series। ऐसी geometric series जिसके अंदर number of terms infinite हो, that series is called infinite geometric series। क्या मतलब? ये देखें एंड पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ऑन का मतलब है कि आगे टर्म्स कंटिन्यू हैं, एंड तक इसकी आखिरी टर्म हम नहीं बता सकते, चाहे ये है चाहे ये है। बाज़ का तो यूं भी लिखा होता है कि अप टू सो ऑन इन्फिनिट टर्म्स, ऐसे लिख देता है इन्फिनिटी टर्म्स, या कुछ भी नहीं लिखता। दोनों का एक ही मतलब है कि ये इन्फिनिट सीरीज है। स्टूडेंट्स, इसमें आगे कुछ बातें जरा गौर से समझनी। पहला नोट है, एवरी फाइनाइट सीरीज, कोई भी सीरीज फाइनाइट है, चाहे वो एपी है या जीपी है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर कोई सीरीज है या अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर कोई सीरीज है, लेकिन वो है फाइनाइट, तो वो हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अब कन्वर्जेंट से क्या मुराद? बाय कन्वर्जेंट वी मीन सम इज पॉसिबल, यानी उस सीरीज का हम सम निकाल सकते हैं। जब भी कोई सीरीज बच्चों फाइनाइट सीरीज है, चाहे वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, चाहे वो अर्थमेटिक सीरीज है, चाहे वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन है फाइनाइट, तो उसका सम हमेशा निकल सकता है। उसका सम पॉसिबल है, उसका सम पॉसिबल है, उसका सम एग्जिस्ट करता है, या उसका सम कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तीनों बातों का एक ही मतलब है, सम इज पॉसिबल, सम एग्जिस्ट और सम इज रियल नंबर। ये सारी बातें कन्वर्जेंट के सेंस में आती हैं। नेक्स्ट नोट क्या है? इन एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इन्फिनिट की बात करते हैं तो वो हम जीपी में बात करेंगे, एपी में नहीं। हर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे जीपी के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। इन एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज सम इज पॉसिबल ओनली इफ आर मॉड लेस देन 1। वेट करें, इस पे क्या बात है, इसमें क्या कंसेप्ट है, वेट करें। ये जो बात मैंने कही है वेट करें। देन वी से सीरीज इज कन्वर्जेंट। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो वो तभी कन्वर्जेंट होगी अगर उसका आर मॉड जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। उसका सम तभी पॉसिबल होगा, वो तभी कन्वर्जेंट होगी जब उसके अंदर हम आर का मॉड निकालेंगे। आर निकाल कर उसका मॉड लेंगे तो वो आर मॉड क्या है, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर हम इसको अगर हम इसके मॉड को हटाएं तो दूसरा मतलब ये होगा। और इस इंटरवल को अगर इसके हम इंटरवल फॉर्म लिखें तो आर बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी आर इसके अंदर अंदर है, तो ये इसको कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। ये बात बड़ी अहम है, वेट करें, इस पर मैं दोबारा आऊंगा। मैं इस बात का मकसद ये इसको एक्सप्लेन करूंगा, वेट करें। बेसिकली बात यहाँ से बुक में शुरू हो रही है। ये सारी डिस्कशन इतनी खास बुक में नहीं की गई, लेकिन मैंने ज़रूर की है ताकि आपको पूरा पूरा कंसेप्ट मिले। बेसिकली बुक यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है। बुक का फार्मूला फॉर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका ये फार्मूला है, इन एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज व्हेन आर मॉड लेस देन 1 देन उसके सम, यानी किसी भी सीरीज, कोई जब इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका सम निकालने का ये फार्मूला है। लेकिन वो सम तभी उस सीरीज का निकलेगा जब उसके अंदर ये आर मॉड जो है दैट इज लेस देन 1, यानी वो सीरीज जिसका आर मॉड लेस देन 1 होगा। आर मॉड से क्या, हम रेशो लेंगे, फिर उस रेशो का मॉड लेंगे, तो वो रेशो का जो मॉड है वो लेस देन अगर 1 हुआ तो उस सीरीज का सम निकल सकता है। जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज का सम निकल सकता है, और उसका जो सम का ये फार्मूला है। ये कैसे बना, आए अब हम इसका प्रूफ या इसकी रीजन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें मेरे प्रीवियस लेक्चर में फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने ये फार्मूला लिखा था, सम अप टू फाइनाइट टर्म, उसका ये फार्मूला है। इसमें अब आर क्या है, आर रेशो है। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब आर मॉड लेस देन 1 हो। मैंने ये बताया था कि आर मॉड लेस देन 1 का ये फार्मूला है। ग्रेटर देन 1 वाला
फिलहाल वेट करें, वो भी मैं बताता हूँ। फिलहाल इसको देखें तो r mod लेस देन 1, इसके लिए ये फार्मूला है। अब r क्या होती है? रेशो। फर्ज कर लो मैं इस सीरीज की बात करता हूँ, तो इसकी जो रेशो है ये 1/10 है। अब हम इसमें क्या है, r पावर n है, और हम कहते हैं कि r पावर n ये अप्रोच टू जीरो करेगी व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? इसके लिए मैंने ये सीरीज ली है, ये सीरीज है। इसमें जो है फर्स्ट टर्म a1 है, रेशो निकालें तो रेशो इसमें 1/10 है। बेसिकली मैं r पावर n को देखकर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके देखना चाहता हूं कि r पावर n जो है ये क्या बनता है। बेसिकली मैं r पावर n को देखना चाहता हूं जब n इन्फिनिटी बनेगा, यानी n पावर्स को मैं बढ़ाता जाऊंगा, तो मैं देखना चाहता हूं r n कैसे जीरो बनेगा। ये देख लें, इसमें r की ये वैल्यू है। अब मैं r की पावर्स को, यानी ये पावर 1 है, फिर पावर 2 ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली, तो करते करते पावर बढ़ाते बढ़ाते मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं। जब r लेस देन 1 होगा तो ये देखें, कोई एक एग्जांपल मैंने ले ली, तो इसकी पावर बढ़ाता जा रहा हूं। जब r की पावर बढ़ाते जाएंगे और r अपनी जात में लेस देन 1 है, तो कोई भी वैल्यू जब लेस देन 1 हो और उसकी पावर्स बढ़ाते जाएं तो रिजल्ट घटता जाएगा। रिजल्ट क्या है? छोटा होता जाएगा। जब रिजल्ट आप देखते जाएं, जब मैंने ये पावर लेता गया, इसी तरह से जब मैं इन्फिनिटी पावर करूंगा तो ये रिजल्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इट मीन जब हम फाइनाइट सीरीज के अंदर देखें तो उसका ये फार्मूला, और इसको मैं इन्फिनिट टर्म बनाना चाहता हूं, n मीन नंबर ऑफ टर्म्स, इसको मैं इन्फिनिट करूंगा तो rn जो है, ये r की पावर जो n है ये क्या बन जाएगी? जीरो वैल्यू बन जाएगी। तो इसमें वापस मैं जाकर पुट कर रहा हूं r इन्फिनिटी, यानी rn अप्रोचेस टू जीरो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी ये rn जो है ये क्या बन जाएगा? इसको यूं समझ लें, rn अप्रोचेस टू जीरो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यूं समझ लें। तो इसमें अब पुट कर रहा हूं, rn की जगह जीरो पुट करूंगा, तो ये देखें, ये इसमें पुट करने के बाद आगे सॉल्व करें, a1 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये फार्मूला बना। ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला, और ये कब लगता है या कब यूज होता है? जब r mod लेस देन 1 हो। यही बात अब देखें, एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह की सीरीज जिसमें r mod लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो फिर क्या होगा? उसके लिए ये सीन है, वेट करें। जब इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसके लिए r mod लेस देन 1 हो तो उसका सम पॉसिबल है, और वो सम हम इस फार्मूले से निकालते हैं, और वो सम जो है अंडर दिस कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, और इस कंडीशन को कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। अब आगे देखें, इफ r mod ग्रेटर देन 1 है, जैसे ये सीरीज है, इसमें r देखें तो ये 10 है, इसका मॉड लें तब भी 10 नहीं बनेगा, तो इसका सम नहीं निकल सकता, इसका सम इन्फिनिटी होगा। वो यही बात कह रहे हैं। देन सीरीज डाइवर्जेस, ऐसी सीरीज फिर कन्वर्ज नहीं करेगी बल्कि डाइवर्ज करेगी, उसका सम हमारी 10 तरफ से आगे निकल जाएगा। डाइवर्ज मीन हमारी पहुंच से आगे चला जाएगा। सम नॉट पॉसिबल, यानी सम जो है वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। कोई माई का लाल इसको ऐड नहीं कर सकता, इसका सम निकल ही नहीं सकता। देखें ना, इसमें आगे टर्म फैलती जा रही हैं, डाइवर्ज होती जा रही हैं। लेकिन ऐसी सीरीज में जो जिसमें r mod लेस देन 1 होता है, ये वाली सीरीज, इसमें आफ्टर अ सर्टेन स्टेज टर्म इतनी छोटी हो जाना शुरू हो जाती हैं कि उनको पिछली टर्म में हम ऐड करें या ना करें फर्क या असर नहीं पड़ता। यानी इसकी आप 20th टर्म लें वो बहुत ही छोटी होगी, इसकी आप 100 टर्म लें वो और छोटी हो जाएगी। तो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज जो जीपी इस तरह का होगा जिसमें r mod लेस देन 1 होगा, उसमें आफ्टर अ सर्टेन स्टेज टर्म्स इतनी छोटी हो जाना शुरू हो जाती हैं कि उनको पिछली टर्म में ऐड करें या ना करें, सम पर, टोटल जो सम है उस पर असर या फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई वो इतनी छोटी होती कि उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए जो है इसका सम जो है ये एग्जिस्ट करता है, और वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। आए ये कुछ 2 एग्जांपल्स हैं, पहले मैं ये एग्जांपल्स करा लूं फिर एक्सरसाइज की तरफ आता हूं। ये बुक पर एग्जांपल है, एक्सरसाइज से जस्ट पहले ये 2-3 एग्जांपल्स हैं। ये मैंने एक ये एग्जांपल है, इसके साथ ऊपर स्टेटमेंट थी कि एक पेंडुलम है वो स्विंग करता है अंडर सर्टेन कंडीशन, वो ये उसके डिस्टेंस कवर करने के ये सीरीज है।
इस सीरीज का वो कहता है टोटल डिस्टेंसेस के लिहाज से निकालें। तो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब जितनी भी सीरीज इन्फिनिट डिस्कस कर रहे होंगे वो ज्योमेट्रिक सीरीज डिस्कस कर रहे होंगे, और उन सब में आर मॉड लेस देन 1 होगा। अगर आर मॉड ग्रेटर देन 1 होता है और इन्फिनिट सीरीज तो उसका सम निकल ही नहीं सकता, वो उसका सम इन्फिनिटी है। दूसरे लफ्जों में वो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, इसकी रेशो निकालें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। बस इसमें दो चीजों की जरूरत होती है, A1 की और R की। ये फार्मूला जो है ये या ये A1 और R की वैल्यू इसमें पुट कर दें, एस इन्फिनिटी सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स। तो A1 की वैल्यू और R की वैल्यू पुट की तो ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों यहाँ पे एस इन्फिनिटी का मतलब है सम अप टू इन्फिनिट टर्म, जबकि हम पहले जब फाइनाइट सीरीज में एस एन लिखते थे तो सम अप टू एन टर्म, लेकिन इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स जब इन्फिनिट सीरीज किया, नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिट किया तो आर एन 0 बन गया, वो मैंने वजाहत कर दी। तो फार्मूला फिर ये शक्ल इख्तियार कर गया। इसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है, इन्फिनिट सीरीज है, इसमें ये फर्स्ट टर्म है, इसकी रेशो ली, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। A1 और R को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आंसर है। ये दो एग्जांपल्स भी कर लें, ये और ये एग्जांपल है, इन दो एग्जांपल्स को कर लें। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चों मैं इसमें एक और बात भी ऐड कर लूँ, ये जो हमने बात की है कि जब R इस इंटरवल के अंदर होगा, यानी R की वैल्यू इसके अंदर होगी तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब मकसद ये है कि कोई भी सीरीज है जब हम उसकी रेशो लेंगे और अगर वो रेशो 1 या -1 के अंदर है, फर्ज कर लो ये इंटरवल है -1 और 1, इसके कोई अंदर रेशो बनेगी तो उसका मॉड जरूर लेस देन 1 नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो उसका मॉड लेस देन 1 होगा और सीरीज कन्वर्ज करेगी। लेकिन कोई सीरीज जिसकी हम रेशो लें और वैल्यू इससे बाहर हो, फर्ज कर लो 2 होगी रेशो या 3 होगी या कोई भी ऐसी रेशो होगी जो 1 से बड़ी या -1 से छोटी होगी, तो उसका जो मॉड होगा वो जाहिर है फिर 1 से बड़ा ही होगा। तो ऐसी सीरीज फिर जरूर डाइवर्ज कर रही होती है। तो किसी सीरीज का कन्वर्ज होने के लिए उस सीरीज का आर का जो इंटरवल है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कह लो, वो ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। फर्ज कर लो कोई सीरीज है जो ओसिलेटरी सीरीज है, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में भी आया हुआ है और इवन फेडरल बोर्ड में भी आया हुआ है। इन्फिनिट सीरीज है और ऐसी है ओसिलेटरी सीरीज इसको बोलते हैं, जो दो टर्म्स के अंदर सिर्फ ओसिलेट करे, ये वाली है इन्फिनिट सीरीज। ओसिलेटरी सीरीज इस तरह की सीरीज को कहते हैं। जरूरी नहीं कि 1 है, कोई भी डिजिट है 2 - 2 2 - 2 इस तरह से रिपीट होता जा रहा है, इन्फिनिट सीरीज है तो वो भी डाइवर्ज करेगी। कोई भी इस तरह की ओसिलेटरी सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिट टर्म्स हैं। लेकिन अगर इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं तो फिर दो बातें हैं। अगर फाइनाइट टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो सम 0 होगा, और अगर फाइनाइट टर्म्स हैं लेकिन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसका आंसर ये पहला डिजिट, उसका सम ये पहला डिजिट होगा। कोई भी ओसिलेटरी सीरीज है और वो इन दो टर्म्स के अंदर है तो उसका सम इन्फिनिट है तो सम नहीं निकलेगा। फाइनाइट है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो सम 0 होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सम सिर्फ पहला नंबर बचेगा, बाकी सारे ऐड होकर 0 हो जाएंगे। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सर कोई सीरीज एपी है और इन्फिनिट है तो उसका क्या होगा, उसका सम भी नहीं निकलेगा, वो सीरीज भी क्या है, डाइवर्ज करेगी। सिर्फ कन्वर्ज इन्फिनिट सीरीज वो कन्वर्ज करती है जो जीपी हो और उसके लिए ये कंडीशन हो। बाकी तमाम इन्फिनिट सीरीज जो हैं, चाहे एपी हैं चाहे जीपी हैं, बाकी तमाम इन्फिनिट सीरीज जो हैं वो डाइवर्ज करती। अब हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में से किसी के भी तौर पर फेडरल बोर्ड में बनकर आ सकता है, तो इसको आपने ज़रूर अच्छी तरह से करना है। इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द फ्रैक्शनल फॉर्म, यहाँ फॉर्म होना चाहिए, नोटेशन भी लिख दिया है तो ठीक है, वरना बेहतर था कि फ्रैक्शनल फॉर्म होना चाहिए। फाइंड फ्रैक्शनल फॉर्म या फ्रैक्शनल इंप्रेशन
फॉर द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म कह रहा है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सर ये तो इन्फिनिट सीरीज नहीं है, ये तो सीरीज नहीं है। तो बच्चों थोड़ी देर बाद इसको हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। किसी भी रिकरिंग डेसिमल नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म जो हम बनाते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं। उस फ्रैक्शनल फॉर्म का एक खास नंबर नाम है, दैट इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। तो यहां पे क्वेश्चन में यूं भी कह सकता है, क्योंकि आपका एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनकर आना है, तो यूं भी कह सकता है कि इसकी वल्गर फ्रैक्शन निकालें। और कोई भी नंबर जो इस तरह से इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा हो तो उसको यूं भी लिख देते हैं, बाज़ औक़ात पर यूं भी लिख देते हैं, क्या, जो नंबर इनफाइनाइटली डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा होता है उस पे ऐसे बार डालते हैं या उस पे यूं डॉट्स डाल देते हैं। तो यूं भी कह सकता था, फाइंड वल्गर फ्रैक्शन ऑफ दिस वन या फाइंड फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस वन, इसकी या इसकी फॉर्म में जो भी क्वेश्चन लिख दें। तो जब भी बच्चों रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया जाए तो हमने उसको इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करना, और इसका क्या तरीका है, यही असल में इसमें ट्रिक है। उसके बाद सवाल कुछ नहीं है, फिर तो बड़ा सिंपल हो जाता है। क्या करना है, जो भी बच्चों नंबर रिपीट हो रहा होता है क्वेश्चन के अंदर, आपने पहली टर्म में ये सीरीज जो मैंने बनाई है, आपने क्या करना है, पहली टर्म में सिर्फ उस नंबर को लिखना है 0.12। मसलन यूं सवाल दिया जाता तो हम आगे खुद पहले इसको यूं लिखते हैं। अब इसमें ओरिजिनली क्या नंबर रिपीट हो रहा है, 0.12 यानी 0.1212 ये रिपीट हो रहा है। तो आपने पहले 0.12 लिखना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों इसको आपने, यानी अब इसकी बारी है, इसको आगे हमने लिखना है डेसिमल के बाद। लेकिन आपने क्या करना है, अब पहले जितने डेसिमल के बाद नंबर छोड़कर आए हैं पीछे, पहले उतनी जीरोस डालनी है, यानी इन की जगह आपने जीरोस डालनी है, फिर वो आपने वो नंबर लिखना है। अब आगे ये लिखना है, लेकिन पीछे कितने नंबर, पीछे कितने डेसिमल के बाद प्लेसेस पड़ी हैं, 4। तो आप पीछे जितने भी नंबर छोड़कर हैं, इधर से समझ लें या इधर से देख लें, 4 जीरोस डालकर, यानी इन की जगह जीरोस डालेंगे और फिर ये डिजिट ओरिजिनली डालेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मिटाकर लिख देता हूं। आपने क्या करना है, ओरिजिनली आपने शुरू में पहले वो नंबर लिखना है 0.12 डेसिमल में। अब आगे क्या करना है, डेसिमल के बाद ये 2 नंबर पीछे पड़े हैं इधर, तो आपने पहले 2 जीरोस डालनी है और फिर 1 2। अब आगे क्या है, डेसिमल के बाद 4 नंबर, जितने डेसिमल के बाद पीछे नंबर छोड़कर आए हैं, तो आपने क्या करना है, उतनी इधर पहले जीरोस डालनी और फिर ये। आप अगर इनका सम बनाएं रफ में तो यही चीज बन रही है, जरा चेक कर लें। इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपके ये कंफर्मेशन के लिए, ये आप इन सारों का सम बनाए ना, ये पहले लिखा फिर प्लस दिस, फिर तो ये सम बनाएं तो यही चीज बन रही, 0.12 फिर ये 12 फिर ये 12। तो आपने क्या करना है, ओरिजिनली वो नंबर लिखना है 0.12, फिर प्लस आगे ये 0. ये 2 जीरोस और फिर 12, फिर इसमें आगे 0.4 जीरोस और फिर 12, बस। नाउ इट इज एपी, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। आप चेक कर सकते हैं ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इस पे आपने ये फार्मूला लगाना है। क्या करना है, पहले इसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे, इसकी रेशो लिखोगे। बच्चों रेशो आप डायरेक्ट यूं लिखोगे, ये मैं बताता चलूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ट्रिक आपको बता दी, दिस वन ओवर दिस वन, इसकी बजाय डायरेक्ट रेशो यूं लिखो, वरना 2 स्टेप्स के बाद ये रेशो बनेगी। इधर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो, यही बनेगी रेशो। और इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो रेशो होगी 1/100। 1 के साथ ना उतनी जीरोस डालनी है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर रिपीट हो रहा है, ये देखें डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जो रिपीटेड हो रहा है, 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1/10, 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो रेशो 1/100, 3 नंबर रिपीट हो रहे हो तो रेशो 1/1000। 1 के साथ नीचे आगे उतनी जीरोस डालनी है जितने नंबर उधर क्वेश्चन में रिपीटेड फॉर्म में है, तो वो आपकी रेशो। वरना आप दिस वन ओवर दिस वन करके देखें तो यही रेशो बनेगी। बस अब आपको A1 और R मिल गया, इस फार्मूले में पुट करें। A1 की वैल्यू ऊपर, नीचे
1 माइनस आर 1/100। अब आपने इसको भी डेसिमल को ख़त्म करना है, 12/100। इसका एलसीएम लें, 99/100 एलसीएम लें तो 99/100, 100/100 ये आपस 100 से कट जाएगा, 12/99 ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। आप कैलकुलेटर से अगर 12/99 को सॉल्व करें तो यही चीज़ बन रही। अब आगे यही क्वेश्चन की ये जो है फिफ्थ पार्ट, पहले मैंने 6 कराया, अब मैं फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ। मैं पहले आसान वाले कराता हूँ ताकि बच्चे को समझ सही आ जाए। तो ये इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, तो इसकी भी वही तरीका है सीरीज बनाने का। पहले आप 0.15 ओरिजिनल नंबर लिखें, प्लस अब 0.2 डिजिट पीछे हैं, इधर छोड़ कर आए तो 2 जीरोस डालकर अब 15, प्लस अब ये डेसिमल के बाद 4 जीरोस डालेंगे 15 अप टू 7। अब ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये इसमें A1 होगा और इसमें भी रेशो 1/100 है, ये देख लें। तो आगे फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें, इसमें एग्जैक्टली सारों का सेम मेथड है। अब मैं फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, 0.44444, इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वो क्या है 4। तो आपने क्या करना है, इसकी सीरीज कैसे बनानी है, 0.4 ओरिजिनल नंबर। इसको क्वेश्चन को यूं भी दे सकता था ऐसे करके, तो 0 ऐसे देगा तो पहले आपने ये फॉर्म बनानी है, फिर ये फॉर्म बनानी है। 0.4 ओरिजिनल नंबर, अब 0 अब इसके बाद एक जीरो डालनी है, क्योंकि इस 4 की बारी है तो इससे पहले आपने ये 4 लिख लिया तो एक जीरो डालेंगे, तो 0.04। अब नेक्स्ट इस 4 की बारी है तो इससे पहले कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस डालनी है डेसिमल के साथ, इस तरह से। तो ये आपका सीरीज बन गई। इसमें क्या है, A 1.4 है, R क्या है 1/10, इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वरना आप A2 ओवर A1 करके भी R बना सकते हैं, आप चेक कर लेना, यही आंसर बनेगा। एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 1/10, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 1/100, यानी ऐसे 1 के साथ उतनी जीरोस डालनी है जो जितने नंबर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। 2 जीरोस डालेंगे इसमें भी 1 के साथ 2 जीरोस, रेशो 1/100, इसमें 1 के साथ एक जीरो। मसलन क्वेश्चन यूं हो 1.156, अब 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी पहले मैं सीरीज बना लूं। 0.156 ओरिजिनल नंबर प्लस 0. अब इसकी बारी है 156 की, तो इससे पहले 3 डिजिट्स हैं, ये हम छोड़ कर आए तो 3 जीरोस डाल दो, 156, 0.0000000156 अप टू सो ऑन। इसमें अब क्या है, फर्स्ट टर्म 0.156 और रेशो इसमें 1/1000 बनेगी, चेक कर लें, और फिर इसी तरह से फार्मूला लगा लें। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम इसमें, A1 ओवर 1 माइनस आर S इन्फिनिटी, तो इसमें वैल्यूज ऊपर पुट करेंगे, ऊपर A1 की और नीचे R की, कैलकुलेट करें, ये 4/10 और ये 9/10। हमेशा ऊपर भी डिनोमिनेटर में वही नंबर बनेगा और नीचे भी डिनोमिनेटर में वही नंबर बनेगा, काट के ये आंसर आएगा। आप जरा गौर करें, ये जो 3 आंसर्स मैंने निकाले, एक ये, एक ये, इनमें कोई आप रिजल्ट या डिडक्शन कोई बना सकते हैं, सोचें। जी बच्चों, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अब बताने लगा हूं। आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना, ये तो सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूं कि कोई भी डिजिट इस तरह से रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में होगा तो उसका आंसर यानी जो रिजल्ट होएगा वो होगा 12 ऊपर और नीचे इतने 9, जितना डिजिट अपनी जात में रिपीट हो रहा है उतने 9। मसलन इसका आंसर देखो तो 15 ओवर, ये अब 15 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, नीचे उतने 9 होंगे, चेक कर। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो ओरिजिनल नंबर, दैट ओरिजिनल, डेसिमल में नहीं लिखना, दैट ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय नीचे उतने 9। अब इसका चेक कर लेना, इसका अगर आप अपने तौर पे इसको एसएलओ बेस क्वेश्चन बनाकर समझ लें तो इसका आंसर जो एंड पे निकलेगा 156, नीचे 39 होंगे, ये अंडरस्टूड बात। अब आगे देखें, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये बिल्कुल इसकी तरह है, वो खुद कर लेना, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आराम से हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। अब डेसिमल से पहले कोई नंबर बाहर इधर शुरू में पड़ा हो तो इसको ब्रेक कर लें, यानी ये बेसिकली ये वैल्यू है तो इसको ब्रेक कर लें,
इस सवाल को अगर वो देता है तो यूं भी दे सकता है 9.9 के ऊपर बार, ऐसे भी आ सकता है 2.31 इस पे। तो पहले मैं ये समझा लूं फिर ये बताता हूं। अब आपने इसको अलग से कर लिया, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको अलग लिख लिया। अब इतनी चीज को अलग से लेट कर लो, इस पर पूरा ये पैटर्न बना लो क्वेश्चन का, और फिर इस आंसर को वापस 1 में पुट करेंगे, यानी इसको इक्वेशन 1 बनाकर इसमें से अलग ये ले। अब वैसे भी मैं बताता चलूं 0.99999, इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो 1 आएगा। मैं थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कशन करता हूं। अब इसकी सीरीज फॉर्म बना ली, ये इसमें फर्स्ट टर्म है, इसमें रेशियो जो है वो 1/10 आएगी, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, इसका आंसर ये ऊपर भी 9/10 बनेगा, नीचे भी 9/10, आंसर 1 आया। बेसिकली ये जो हम एस इन्फिनिटी निकाल रहे होते हैं, याद करें हमने कहा था कि जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो आर एन अप्रोचेस टू 0, तो ये अप्रोच का मतलब होता है ये उसकी अप्रोक्सीमेट फॉर्म है। तो इन दैट केस हमने कहा था कि एस इन्फिनिटी जो है ये फार्मूला ये बन जाएगा। तो ये दर हकीकत उस सीरीज की अप्रोक्सीमेट फॉर्म है। इन्फिनिट टर्म तक जाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो हम कहते हैं कि व्हेन n गोज टू वेरी वेरी नियरली टू इन्फिनिटी, देन वी से दैट सम जो है वो ये चीज बन रहा होता है। तो ये बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि सम अप्रोचेस टू दिस वन, सम इज अप्रोक्सीमेट दिस वन, तो इसलिए इसका सम जो है ये 1 आया। अब ये 1 वापस इसमें क्या है हम पुट करेंगे, तो आंसर 10 है, अप्रोक्सीमेट आंसर 10। अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसको फिर कैसे करेंगे। अब आपने 2 अलग कर लेना है, 0.31। अब इस पूरी चीज को a लिख लो, नीचे जो है क्या करेंगे 0.31 को इसकी ये फ्रैक्शन पहले सीरीज बना लें ऐसे, फिर ये 0.31 इस तरह से ये सवाल बन जाएगा। इसको आगे पूरा सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो 31/99 ये इसका आंसर बनेगा। अभी मैंने ट्रिक भी बताई, इसको फिर इस 2 में ऐड करके आगे फिर एलसीएम भी ले लेना है, इसमें एलसीएम लेकर ना आगे इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेकर, यानी पूरी की पूरी p/q फॉर्म बनानी है। तो ये जो इसकी p/q फॉर्म बनी है ये 10 यानी 10/1 ओवरऑल। वैसे भी देखा जाए किसी बंदे को आप कहें 9.9999999, तो वो कहेगा ये अप्रोक्सीमेट 10 नहीं है, तो वही बात हमने की। क्वेश्चन 15 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझना है बच्चों। फेडरल बोर्ड के पेपर में इससे मिलती जुलती कोई भी स्टेटमेंट देकर ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े अच्छी तरह से समझना है। टू टेस्ट इट्स इलास्टिसिटी अ रबर बॉल ड्रॉप्ड इनटू अ 30 feet hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce. The scientist found that on each bounce the ball rises to a height 2/5। पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे पिछली एक्सरसाइज में, उस 2/5 को कह सकता है 2/5, 1/3, कुछ भी इस तरह का दे सकता है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है 26 और 28 इसी तरह के थे, उसमें या इस क्वेश्चन में उनमें क्या फर्क है मैं बताता हूँ, वेट करें। द हाइट ऑफ प्रीवियस बाउंस यानी इनिशियल हाइट ये है, इसके बाद हर हाइट प्रीवियस हाइट का 2/5 कम हो रही है। हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप बाउंसेस। बाउंस लेने मतलब बाउंस खत्म होने तक बॉल ने टोटल कितना फासला तय किया, या यूं भी कह सकता है हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट से पहले पहले बॉल ने कितना फासला किया, या ये भी ऐसे भी दे सकता है। तो जब भी बच्चों आ जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी बॉल ने हाउ फार ट्रेवल डिस्टेंस की बात आ जाए कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो सवाल सीरीज का होगा। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 जो था वो था कि बॉल ने 6th रिबाउंड तक अप एंड डाउन कितना फासला तय किया, तो ये भी बेसिकली वही है। बॉल ने कितना फासला तय किया, इसमें लफ्ज अप एंड डाउन मेंशन नहीं है, लेकिन बात वही है।
उधर तो उसने क्लियर लफ्ज अप एंड डाउन बोल दिया था। तो इधर भी बॉल ने अप एंड डाउन जाने के बाद आखिरी रिबाउंड से यानी बिफोर कमिंग टू रेस्ट तक बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब भी बॉल का डिस्टेंस ट्रेवल हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो उसमें हम अप एंड डाउन सारे लेंथ्स को या डिस्टेंसेस का सम लेंगे। आप रिकॉल करें एक्सरसाइज जो थी प्रीवियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 26 और 28 इसी तरह के थे। 26 में तो जस्ट कह रहा था व्हाट इज द डिस्टेंस या हाइट आफ्टर सिक्स्थ रिबाउंड, तो उसमें हमने जस्ट 7वीं टर्म निकाली थी। और 28 में कहता था व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल अप टू सिक्स्थ रिबाउंड, तो उसमें हमने 6 टर्म तक टोटल जो था इस तरह से 2a1 2a इस तरह से करते 6 टर्म तक टोटल डिस्टेंस निकाला। लेकिन आज इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इस क्वेश्चन में बनेगी। क्यों, कैसे, जरा देखें। इसमें हमने क्या करना है, बॉल, ये फिगर की जरूरत नहीं होती बच्चों, फिगर तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा होता हूँ। और फिगर में मैंने यूं हाइट अलग अलग थोड़ा सा आगे करके इसलिए ली होती हैं कि आपको सही समझ आए। बेसिकली तो बॉल इसी ट्यूब में ऊपर नीचे इस तरह से हाइट्स अटेन कर रहे, तो वो फिर नजर नहीं आनी थी एक्चुअल में हाइट सारी। तो ये जरा मैंने इस तरह से अलग करके बताता हूँ तो सही समझ आ जाती है। इनिशियल हाइट यहाँ से वो जो कह लें कि ट्यूब की अपनी हाइट थी या इनिशियल हाइट यूं कह लें तो वो 30 फीट है, तो इसको हम A1 कहते हैं। उन पिछली एक्सरसाइज के उन क्वेश्चन में भी हम इनिशियल हाइट को A1 कहते हैं। अब हर रिबाउंड के बाद हाइट प्रीवियस हाइट का 2/5 कम हो रही है, तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद जब बॉल ऊपर गया तो उसकी हाइट क्या बनी, 30 का 2/5, तो ये 12 फीट बनी। तो बॉल, ये फर्ज करो ग्राउंड लेवल है, बॉल 30 फीट से छोड़ा, उसको बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक किया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये 12 फीट की हाइट पर ऊपर जाएगा। एक लम्हे के लिए 12 फीट की हाइट पर रुका और फिर उसी हाइट के साथ नीचे आया। इट मीन 12 पे ऊपर गया, 12 के साथ ही नीचे आया। अब सेकंड रिबाउंड होगा तो उस रिबाउंड के बाद उसकी हाइट 2/5 हो जाएगी, तो इट मीन 12 का 2/5 ये होगी। थर्ड रिबाउंड के बाद उसकी हाइट सेकंड का 2/5 है, तो ये यानी फर्स्ट रिबाउंड के बाद हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड टर्म सेकंड है और हाइट आफ्टर सेकंड रिबाउंड टर्म थर्ड है, हाइट आफ्टर थर्ड रिबाउंड टर्म फोर्थ है। इसलिए कि हम बेसिकली इसको हम A1 कह चुके हैं। तो इसके बाद रिबाउंड्स हैं तो वो फिर ये A2 होगी, सॉरी ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, क्योंकि इसको हम A1 कह चुके हैं। तो A2 2 बार, A3 2 बार, A4 2 बार। तो यही बात मैंने लिखी है कि here it is observed that after first rebound each height occur 2 times, so total distance traveled by ball A1 इनिशियल हाइट, इसके बाद बाकी हर हाइट 2 बार है तो उनके साथ मैंने 2A2 लिखा, 2A3 लिखा, 2A4, या यूं भी कह सकते हैं A2 प्लस A2, A3 प्लस A3, A4 प्लस A4 अप एंड डाउन के लिए। तो वो इस तरह से लिखना ज्यादा इजी है 2 टाइम करके। अप टू सो ऑन, यहाँ बॉल हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट बाउंस खाएगा, क्योंकि हर बार हाइट पिछली हाइट का 2/5 है, तो हाइट कभी 0 नहीं हो रही होगी, क्योंकि हाइट कम होती होती टर्म्स इतनी छोटी होना शुरू हो जाएंगी कि हम कह सकते हैं कि उन हाइट्स को हम इग्नोर कर दें। तो बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट या स्टॉप बाउंसिंग, ये हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि बॉल जो है वो बाउंस लेना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हाइट कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि हम हर बार 2/5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। किसी चीज को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाइट 0 होगी। इधर तो हम 2/5 से मल्टीप्लाई करें तो हाइट छोटी होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होंगी। तो ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सवाल है। तो इसमें मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें इनफिनिट सीरीज ये बनेगी। तो अब इसके अंदर कम से कम आपने 3 टर्म जरूर बनानी है। किसी भी सीरीज को एपी या जीपी को चेक करने के लिए उसके अंदर कम से कम 3 टर्म जरूर हो, तो इसमें मिनिमम A4 तक जरूर आप जाएं। तो A1 के बाद ये अंदर 2 कॉमन लिया, ये A4 तक। अब वैल्यूज पुट की है मैंने A2 A3 A4। अब इसको अलग से छोड़कर इतनी चीज को अलग से लेट करके
इस सीरीज का इन्फिनिट एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें, ये चेक कर लें। इसमें आर डायरेक्ट भी आप 2/5 लिख सकते हैं। मैंने A2/A1 किया। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा रेशो ये जो वैल्यू होती है वो हुआ करती। तो ये आप बेशक काम ना भी करें, डायरेक्ट R 2/5 लिख सकते हैं, वरना वो बीच में वैल्यू पुट कर कैलकुलेट करें। ये एस इन्फिनिटी इतनी चीज का जवाब 20 है, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल वो ये है जो कि ये है। तो इसमें वापस पुट करना है 30 + 2 × 20, तो ये ओवरऑल 70 फीट जो है बॉल ने डिस्टेंस या टोटल हाइट जो है अटेन की। यानी ये सारी इस तरह से जो डिस्टेंस ट्रेवल है सारा ओवरऑल इन सारे लेंथ्स का या डिस्टेंसेस का सम क्या है, 70 फीट। लास्ट क्वेश्चन 16 है, अ हॉट एयर बैलून राइजेस 80 फीट इन फर्स्ट मिनट ऑफ फ्लाइट if in each succeeding minute the balloon rises only 90% as far as in previous minute। वो कहता है इनिशियली जो पहला मिनट था उसमें बैलून ने 80 फीट की हाइट ली, अब हर अगले मिनट में प्रीवियस हाइट का वो 90% ले रहा है, हर नेक्स्ट मिनट में प्रीवियस हाइट का वो 90%। ये फर्ज करो यहाँ ग्राउंड से पहले उसने 80 फीट की हाइट ली, अब 80 अगले एक मिनट में 80 का 90%, इसको सॉल्व करें तो ये 72 बनता है। अगले एक मिनट में 72 उसने हाइट ली, फिर इसी तरह से अगले मिनट उससे नेक्स्ट मिनट में इसका जो हाइट 70 ये 2 बनेगी, उसका 90%। हर बार अगले मिनट में पिछले मिनट में जो हाइट अटेन की होगी उसका 90% हाइट कम होती जा रही है। तो वो कहता है व्हाट विल बी द इट्स मैक्सिमम आल्टीट्यूड या मैक्सिमम हाइट इफ इट इज अलाउड टू राइज विदाउट लिमिट। इस जुमले ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जीपी है, कि ये ऐसे चलता जा रहा है, कोई इस पे लिमिट नहीं है। तो टोटल उसने ग्राउंड से कितनी हाइट ले ली होगी, इस अगर कंडीशन से ये बैलून चलता जा रहा है तो ग्राउंड के साथ उसकी टोटल फिर कितनी हाइट बनेगी। बेसिकली तमाम हाइट्स का हम इधर क्या करेंगे, सम लेंगे। आए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाइट अटेन इन फर्स्ट मिनट, वो इनिशियल हाइट है, ग्राउंड से हाइट उसने 80 फीट ली। अब अगले एक मिनट में उसने इस 80 का क्या है 90% हाइट ली। तो A2 जो है 80 × 90%, 90% का मतलब है 90/100, तो 0.9 से मल्टीप्लाई किया है। तो इट मीन ये ऐसे ही रहने दें, या 72 कर लें या इसको ऐसे ही रहने दें। अब अगले एक मिनट में जो थर्ड मिनट बन रहा है इसका 90%, इट मीन हर प्रीवियस हाइट को हम 0.9 से मल्टीप्लाई करें। तो मैंने फिर टोटल मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको 0.9 का स्क्वायर कर लिया एंड सो ऑन। इस तरह से ये हाइट जारी है। तो विदाउट लिमिट, सो हमने टोटल राइज लिखा, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म एंड अप सो ऑन। मैंने चौथी टर्म जो है अप टू सो ऑन वो खुद बना ली है, अप टू सो ऑन से पहले ये चौथी टर्म खुद बना ली है। तो अब इसका टोटल ये राइज है। अब इसको सॉल्व कर लें, ये ज्योमेट्रिक सीरीज, इसमें वापसी वाला केस कोई नहीं है, यानी अप एंड डाउन वाला या ग्राउंड के साथ वो स्ट्राइक नहीं कर रहा कि वो बॉल वापस आएगा, ये बैलून वापस आएगा, इस तरह का सीन नहीं है। ये ऊपर आगे जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन टोटल उसने जो हाइट या डिस्टेंस ट्रेवल किया ग्राउंड से वो ये है। तो ये देख लें, इसमें कैलकुलेशन मैंने कर दी है, एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगा के ये आंसर बना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना बच्चों। ये एक मैंने एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाया इसी ज्योमेट्रिक सीरीज का। ये जनरल कोई सीरीज है, इसमें वेरिएबल है। वो कहता है व्हाट इज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। कई बच्चे सोच रहे थे ना, थोड़ी देर पहले सोच रहे होंगे कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या मीन है। तो अब आए इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखें, और फिर ये सम भी मांग रहा है। तो फर्स्ट टर्म ये है रेशो A2/A1 दैट इज 2x। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, R mod <1। अब R की वैल्यू इसमें पुट की, ये 2 मॉड से बाहर लाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे। हमने बेसिकली x पे कंडीशन निकालनी है। तो x पर ये जब हम मॉड हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव है। दिस इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड सम इसका मांग रहे हैं एस इन्फिनिटी A1/1 - R। इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये चीज है। कभी कभी यूं भी कह सकता है
कि इधर लेफ्ट पे इक्वल टू वाई है, तो ये जो सम है इसको हम फिर वाई लिख लेते हैं वापस उधर जाकर गिवन में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो एक्स की वैल्यू भी मांग सकता है। एक दफा आया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसके साथ प्रूव मांगा हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक्स में कन्वर्ट कर लें, तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है।